everyone, welcome to Bunyad classes. In today's class we are going to discuss about the NET preparation or strategy for CSIR NET JRF Life Sciences. CSIR NET JRF Life Sciences का जो एग्जाम है वो साल में 2 बारी होता है, जून में और दिसंबर में, इन जून और इन दिसंबर। उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाए, कैसे उसकी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट मॉड्यूल्स में, उसकी मार्किंग और आप कौन कौन सी यूनिट्स को चूज कर सकते हो, आपके लिए कौन से यूनिट्स बेटर है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम सारा इस वीडियो में पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबको पता ही होगा जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो पेपर है इट इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का पूरा पेपर है, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 145 क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चंस जो है पार्ट ए, बी और सी में जो डिवाइडेड है, तो जो टोटल जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नंबर ज्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ 145 अटेम्प्ट करने, आपके पास चॉइस है। जैसे कि इन पार्ट ए यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चंस, in part B you have to attempt 35 out of 50, in part C the number is 25 out of 75। तो आपके पास चॉइस भी काफी अच्छी सारी है। इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, खाली इन क्वेश्चंस को। दिस इज 145। तो 145 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, इतनी आपको चॉइस दे रखी होगी। अगर पार्ट ए और बी की बात करी जाए तो दोनों पार्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए और बी की 0.5 मार्क्स होगी और पार्ट सी की नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग तीनों सेक्शंस में होती है, लेकिन पार्ट सी का जो कंट्रीब्यूशन और शेयर है वो ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होती है। अब अगर पार्ट ए की बात करी जाए तो पार्ट ए के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इन पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं यस और नो की तरह होंगे कि हाँ ये बात है या नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेमोरी बेस्ड होंगे। अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी होगी, आपने चीजें याद कर रखी होगी तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इजीली आप उनको कर पाते हो। अब बात आती है दिस इज पार्ट बी। अब अगर बात करें हम पार्ट सी की, तो जो पार्ट सी वाला हमारा सेक्शन है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर बेस्ड ऑन रिसर्च एप्लीकेशंस। मेनली एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, रिसर्च एप्लीकेशंस, और हम इनको कह सकते हैं कि वो जो आपके लिए उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है थोरो नॉलेज की, थोरो अंडरस्टैंडिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें, यस और नो इस तरीके से नहीं आएगा कि आंसर ए है या बी है या सी है। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, 1 ए और बी भी हो सकता है, सी और डी भी हो सकता है उसका आंसर। तो जो अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट ए के क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे, पार्ट बी के फैक्चुअल क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड पर होंगे, पार्ट सी जो है वो रिसर्च एप्लीकेशंस और आपकी थोरो अंडरस्टैंडिंग डीप नॉलेज के बेसिस पर होंगे, जो कि 4 नंबर का सेक्शन होता है। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज सेक्शन सी और पार्ट बी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन सी को अच्छे से अटेम्प्ट करना। ये जो है कि कौन सा पार्ट को कितना टाइम देना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारी यूनिट, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और प्रीवियस ईयर में उनसे कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस को 13 यूनिट्स और मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये सारी यूनिट्स के नाम मैंने लिखे गए हैं, ये सारी हेडिंग्स हैं। इनके अंदर जो है और इलेबोरेशन के साथ इनमें कौन कौन से टॉपिक है वो आपको सिलेबस पर मिल जाएगा। अगर आप साइट पर जाओगे बुनियाद क्लासेस की, यू विल गेट अ कंप्लीट सिलेबस फॉर नेट लाइफ साइंसेज और जेआरएफ लाइफ साइंसेज। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर्स में। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये हमने कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम जनरल बात करें तो पूरे के पूरे पेपर में आप देखोगे कि सारा का सारा इक्वल डिवीजन है।
कोई भी यूनिट आप ऐसा नहीं कह सकते कि इससे तो पूछा ही नहीं जाता या सब कुछ इसी से पूछा जाता है। 13 की 13 यूनिट्स जो हैं वो पूरा का पूरा लाइफ साइंसेस के पेपर को कवर करता है। CSIR सभी को वेटेज देता है। अब जो बात आती है सबसे ज्यादा मार्क्स की, अगर हम बात करें तो यूनिट 13 है। ये जो है यूनिट 13 में अगर आप 2019 का पेपर उठा के देखोगे, 2019 जून का पेपर देखोगे तो मैक्सिमम जो मार्क्स जो है वो पूछे गए थे इस यूनिट से, दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी, जो कि करीब 40 मार्क्स से करीब का जो है पेपर इस यूनिट से आया हुआ था। अब बात करें अगर सबसे कम भी, इतने कम भी नहीं है, 16 के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो इस यूनिट से पूछे गए हैं अप्लाइड बायोलॉजी से, तो इसका वेटेज कम है। लेकिन ये दोनों यूनिट्स यानी कि यूनिट 12 और यूनिट 13 एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते इससे कम है। अगर आप ये यूनिट चाह रहे हो करना है तो ये तो आपको जो इसके लिए जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं जो स्टार्टिंग वाली यूनिट्स है। आपने देखा होगा अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखें 32 ये ऑन एंड एवरेज इतने क्वेश्चंस इनसे पूछे ही जाते हैं, और यहाँ जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये दोनों सेक्शंस के मार्क्स हैं, दैट इज पार्ट बी एंड सी, जो कि हमारा पार्ट बी है और जो हमारा पार्ट सी है, इसके नंबर मिला के ये दोनों जो है हमने मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जो हमारी जो यूनिट 1 to 4 है, यूनिट 1 to 4 की अगर हम बात करें तो हर एक यूनिट से ऑन एंड एवरेज 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। यूनिट 1 से 4 तक ऑन एंड एवरेज 30 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट से पूछे जाते हैं, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी 30 मार्क्स के ऑन एंड एवरेज, 32 के भी पूछे जाते हैं। अब ये है कि क्या जो ये यूनिट जो चारों हैं, क्योंकि जो लाइफ साइंसेस का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम से होते हैं, MSc बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, जेनेटिक्स, बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं उनसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जो ये 13 यूनिट हैं इनमें से कौन से यूनिट हम करें, कौन से यूनिट छोड़ें, कौन से हमारे लिए फायदेमंद है या कौन से यूनिट से नंबर ज्यादा आएंगे। अगर उस चीज की अगर हम बात देखते हैं नंबरों के हिसाब से तो यूनिट और 1 to 4 आप माने तो एक तरीके से इन्हें हम कह सकते हैं यूनिवर्सल यूनिट्स। These can be said to be universal units. Universal units का मतलब क्या है कि ये जो चारों के चारों टॉपिक्स या चारों के चारों जो ये यूनिट्स हैं, आप किसी भी लाइफ स्ट्रीम से, आप किसी भी लाइफ साइंसेस की स्ट्रीम से MSc कर रहे हो, ये चारों टॉपिक आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर आपने मास्टर्स में जरूर पढ़े होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो इनसे जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो सबसे ज्यादा है, वेटेज ऑफ मार्क्स है वो ज्यादा है। दूसरा क्या है कि इनसे अगर हम बात करते हैं यूनिट 12 की और यूनिट 13 की, तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। ये सारे के सारी यूनिट्स जो हैं इंटर रिलेटेड यूनिट्स हैं। तो अगर आप इनको छोड़ते हो, अगर आप ये सोचते हो इनमें से कोई यूनिट छोड़ दूं, तो वो चारों के चारों यूनिट्स इंटर रिलेटेड हैं। आप कोई भी यूनिट छोड़ोगे तो उससे इंपैक्ट दूसरी यूनिट पर पड़ेगा। आप उसके 30 मार्क्स ये मान के चलना, उसके 30 मार्क्स उसके पढ़ने से इजीली नहीं आएंगे अगर आपने इन चारों में से कोई भी यूनिट आप स्किप करते हो। तो आपको इन चारों यूनिट को तो बहुत अच्छे से करना ही करना है, आप किसी भी लाइफ साइंसेस की स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ज्यादा इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो चारों हैं, ये जो चारों यूनिट्स हैं, ये सभी लाइफ साइंसेस और सभी लाइफ साइंसेस की स्ट्रीम्स में हैं। यूनिट 12 और 13 जो है वो क्या है, ये दोनों यूनिट्स जो यूनिट 12 एंड 13 है हमारी, यूनिट 12 एंड 13, ये दोनों यूनिट कैसी हैं, ये हमारी रिसर्च और एप्लीकेशन बेस्ड हैं। रिसर्च और एप्लीकेशन बेस्ड जो यूनिट्स हैं दे आर 12 एंड 13। अब आपने इतना पढ़ाई कर लिया, अब आपने इतना कुछ सीख लिया इन चारों यूनिट से, लेकिन उनकी एप्लीकेशंस आपको पता नहीं है, उनको यूज कहाँ करना है, तो आपका फायदा क्या हुआ इन चारों यूनिट्स का पढ़ने का? अगर आपने ये चारों यूनिट्स अच्छे से कर ली हैं तो उनकी एप्लीकेशन, उनको रिसर्च में हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स फॉलो करते हैं उनकी स्टडी के लिए, वो इस दोनों यूनिट्स में है। तो आपकी ये दोनों यूनिट जब आप तैयार करोगे और आपने ये चारों यूनिट अच्छे से तैयार कर रखी हैं तो इनमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये आपकी जो है इनके साथ इंटर रिलेटेड है।
अब जो आते हैं कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बॉटनी के हैं या जोलॉजी के हैं, वो हिसाब से यूनिट देख सकते हैं। जैसे यूनिट 6 है, प्लांट की है, तो बॉटनी वाला स्टूडेंट सोचेगा कि हाँ ये वाली जो यूनिट है वो उसने पढ़ रखी है, उसको अच्छे से कर सकता है। ये वाली जो है जोलॉजी वाले स्टूडेंट सोच सकते हैं कि ये हमने करनी है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारी यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एंड एवरेज क्या रहता है, सेम रहता है सभी यूनिट से, 2-4 नंबर आगे पीछे इस तरीके से हो रहा है, जो पिछले कुछ साल के पैटर्न्स हैं। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर आपको एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको गो थ्रू होना है, उसको क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आपको 8 से 9 यूनिट्स जो है वो अच्छे से करनी है। 8 to 9 यूनिट्स जो हैं वो अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आपके अच्छे से आप इसमें स्कोर कर पाओगे। खाली आप इसको क्लियर नहीं, आप कोई अच्छा सा रैंक भी हासिल कर पाओगे, क्योंकि जो पिछले हम साल की देखते हैं कट ऑफ, जब लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है वो 107 के करीब थी, और आपको टॉप 10 में आने के लिए 140 मार्क्स सफिशियंट है। तो 140 मार्क्स सफिशियंट लाने के लिए आपको 8 से 9 यूनिट, और अपने आप को सेफर साइड पर रखने के लिए आप 10 यूनिट्स तक प्रिपेयर कर सकते हो। 10 यूनिट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी इसमें से चूज कर रहे हो, कौन सी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके का आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आपका जो टीचर है वो कौन सी यूनिट पर ज्यादा फोकस कर रहा है, किस तरीके से। लेकिन अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो बायोटेक के या बायोकेमिस्ट्री के होते हैं वो कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा। लेकिन अगर हम 13 यूनिट्स को ध्यान से देखें ना, 13 यूनिट्स क्लास 10 से स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास 10th में, 11th में, 12th में जब आपने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी में ये 13 यूनिट्स इंक्लूड होती हैं। आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने में इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्या है, इंटरेस्टिंग है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है, और इससे जो है क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ही वैसे क्वेश्चंस रिपीटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उन्हीं 5-6 साल के क्वेश्चंस के अगर आप पैटर्न देखो तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप इजी से कर पाओगे। अब जो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका इंटरेस्ट है, प्लांट में जा रहे हो, आप जोलॉजी के स्टूडेंट हो, ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि टिपिकल जो स्टूडेंट वाले जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये भी दो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि क्या है, थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। इनके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन क्वेश्चंस इनमें भी रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न फॉलो करोगे, और अगर आपको ये सोचना है कि हाँ ये वाली यूनिट्स या इनमें से कोई यूनिट्स मुझे पूरी नहीं करनी, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, तो आप इनमें से क्या कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको एटलीस्ट आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर जरूर करो। देखो सारी चीजें तो हर कोई याद नहीं कर सकता, 13 की 13 यूनिट्स कोई भी स्टूडेंट जो टॉपर होता है या जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो 13 यूनिट्स वो नहीं करता। कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे आपने अपनानी है, वो आपकी एमएससी बेसिस पर, वो आपके एक पर्सनल इंटरेस्ट पर। जरूरी नहीं जो स्टूडेंट प्लांट का है उसको एनिमल से कुछ लेना देने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बॉटनी के भी हैं और वो इस यूनिट्स को बड़े अच्छे से कर लेंगे, या जोलॉजी वाले इसको कर लेंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट है, ये कुछ यूनिट्स हैं जिन पे आप सोच सकते हो, जिनको आप एक बारी पढ़ सकते हो और ये सोच सकते हो कि हाँ ये यूनिट्स जो हैं इनके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं इन पे फोकस कर सकता हूँ और यहाँ से मैं नंबर ले सकता हूँ। अब बात करते हैं हम 10th और 11th यूनिट्स की। ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हम ये कहेंगे कि सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, और इनका वेटेज देखो आप अप्रोक्सीमेटली आपको 60 के करीब मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं। स्ट्रेट भी है ये, इनमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, फैक्चुअल फैक्ट्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, फैक्चुअल भी है ये दोनों यूनिट्स। आप जो देखोगे इनके पिछले साल के पेपर्स जो हैं बड़े ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इनसे। जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के हो। ये दोनों यूनिट जो है एक तरीके से बफर का काम करती हैं। बफर इन द सेंस कुछ यूनिट्स इसमें काफी मुश्किल है। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो कहते हैं मैम बायोकेमिस्ट्री मुश्किल है, सबसे पहली वाली यूनिट इसको हम छोड़ देते हैं, सबसे बकवास यूनिट है। बायोकेमिस्ट्री में तो मुझे ना मेटाबॉलिज्म आता, ना मुझे रिएक्शंस आती, ना ये आते। स्टूडेंट कहेंगे मैडम मेथड्स इन बायोलॉजी तो बहुत ही बेकार
बेकार है, इसमें तो सारी एप्लीकेशन है, इसमें सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं वो मुझे नहीं आती, ना प्रिंसिपल, ना मुझे इनके क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो कुछ यूनिट्स मुश्किल हैं तो कुछ यूनिट्स इजी भी हैं। ये एक तरीके से बफर का काम करती हैं कि बहुत मुश्किल हो गया, चलो कुछ यूनिट्स आसान है। तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो उसको छोड़नी नहीं चाहिए। तो आप इन दोनों यूनिट्स को अगर आप एक बार ही पढ़ोगे, कोई अच्छी सी बुक आपके पास, अगर स्टडी मटेरियल अच्छा है, आपको अच्छी गाइडेंस मिली हुई है, अच्छे कोचिंग सेंटर से आप पढ़ रहे हो, तो आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो आप पहली बारी में इनको अच्छे से समझ जाओगे, और हो सकता है इतने अच्छे से समझ जाओ कि आप इनके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और आप जिस स्ट्रीम से उनके क्वेश्चन छोड़ दोगे। अब बात आती है यूनिट 12 और 13 की। यूनिट 12 और 13 की भी बात करें तो ऑन एंड एवरेज जो है 55 के करीब क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पूछे गए हैं। ये दोनों यूनिट्स जो हैं थोड़ी सी हम कह सकते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको नॉलेज जो है उसको प्रैक्टिकली पुट करके दिखाना होता है। अब जो CSIR ये पेपर कंडक्ट कर रही है, CSIR इसको हाई लेवल पर ले जा रही है, इसको एक साइंटिफिक ओरिएंटेड जो है वो पेपर बना रही है, उसके लिए आपको रिसर्च या एप्लीकेशन बेस्ड तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला जो टाइम है वो रिसर्च या प्रैक्टिकल बेस्ड है। खाली थ्योरेटिकल होने से क्या होगा, कि तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं इन यूनिट से इसलिए पूछे जा रहे हैं। तो आप इन यूनिट से ये सोच सकते हैं कि हाँ ये जो हमारे लिए सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, CSIR के लिए, ये आपको आने वाले टाइम में जब आप रिसर्च के लिए जाओगे, अब आप JRF क्वालिफाई करके क्या करोगे, JRF किस लिए कर रहे हो, रिसर्च करने के लिए कर रहे हो JRF, तो JRF रिसर्च के लिए कर रहे हो। और जैसे ही किसी भी रिसर्च सेंटर में जाओगे आपको सारे के सारे ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए मिलेंगे, आपको वहां जाके इन्हीं पर काम करना है। तो अगर आप उनको उनकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी रिसर्च लेवल पर, तो आप कैसे उनको कर पाओगे। इसीलिए इन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि स्टूडेंट इनको अवॉइड ना करें, ज्यादा से ज्यादा इन यूनिट्स पर फोकस करें। तो हम जो है देख चुके हैं कि कुछ यूनिट्स ऐसी हैं कि जिनको आप जो है चॉइस दे सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो आपके इंटरेस्ट की होंगी, कुछ यूनिट ऐसी हैं कि जिनमें इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप एक ठीक जो है कोचिंग लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं और अच्छे से उनको पढ़ते हैं, अच्छी बुक जो फॉलो करते हैं, तो जो ये चारों यूनिट्स हैं, मेरे हिसाब से ये चारों यूनिट्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड यूनिट्स हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इंटरव्यूज में जाते हो तो क्वेश्चन आपसे इन्हीं से पूछे जाते हैं, इन चारों यूनिट से। आप PhD की एंट्रेंस के लिए जाओगे, आप PhD के वाइवा के लिए जाओगे, आप कहीं पर भी एडमिशन के लिए जाओगे, आप अपना JRF क्वालिफाई करके भी, तो जो बोर्ड बैठा होगा वो भी आपसे इनसे क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, सेल, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो जो यूनिट्स आपको एग्जाम के साथ साथ फ्यूचर में भी इंटरव्यू की या किसी और एग्जाम की तैयारी साइड बाय साइड करवा रही है, तो उन यूनिट्स पे तो हमें एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी दिखाने चाहिए और उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए सिर्फ ये सोच के कि वो मुश्किल है। और ये यूनिट्स तो ये मान लो कि ये तो है रीढ़ की हड्डी है लाइफ साइंसेज की, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, वो आपने कर लिया, बॉटनी कर ली, जूलॉजी कर ली, अब लेकिन आप जो रिसर्च करोगे, वो जो रिसर्च होती है वो सभी के लिए एक जैसी है, कॉमन है। आपको ये सारे के सारे चारों यूनिट्स जो हैं मेरे हिसाब से जो हैं, आपको अगर अच्छे से आपने कर लिया है तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी। इन जो कुछ यूनिट्स में है, ये जो कुछ यूनिट्स हैं, इनको आप क्या है, इनका जो पैटर्न है आप देख लो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस किस हिसाब से करवा रहे हैं, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है। तो इनसे आप ये 4 यूनिट्स आप इनसे फॉलो उठा सकते हो। ये दोनों यूनिट्स तो आप देखोगे कि बिल्कुल हलवा है, बस आपको खाना ही है, इनमें तो कुछ है ही नहीं। अब यूनिट 12 और 13 है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आने वाले टाइम में जब भी आप रिसर्च करोगे आपको इन्हीं से काम करना पड़ेगा, इन्हीं से लेना देना पड़ेगा। वहां जाकर पढ़ोगे, पहले ही पढ़ लो और इनसे नंबर भी ले लो। तो ये तो कुछ बात थी कि कैसे कैसे यूनिट्स जो है वो लिखी गई हैं, इनसे क्या क्या मार्क्स है। मार्क्स सभी से ऑन एंड एवरेज जो है वो सेम ही है। अब जो आता है हमारा पेपर, कि पेपर जब हमारा स्टार्ट होता है, देखो पेपर जब स्टार्ट हो गया, आपने जैसी भी तैयारी कर ली, आपने अच्छी तैयारी कर ली या तैयारी नहीं हुई है, तो पेपर में बैठ के सोचने से कोई फायदा नहीं है कि मैं और तैयारी कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, वैसे। वो तो आपने जो कर लिया। जब आप पेपर में एंटर करते हो वहां पर आपको पेपर पेशेंटली करना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से। वहां पर बिल्कुल नहीं सोचना था कि 4 महीने जो मैंने मौज मस्ती करी ये ना करा होता तो बहुत अच्छा पेपर होता, वहां कोई फायदा नहीं है आपका। अब आपको जो पेपर मिला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, A, B और C में।
तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले जो आप देखोगे, कोई भी आपको गाइड करेगा, कहीं पर भी आप देखते हो तो वो कहेगा पेपर जो है पार्ट सी से स्टार्ट करो, क्योंकि जो पार्ट सी की वेटेज है, अगर आप पार्ट सी की वेटेज देखते हो तो ये 100 मार्क्स हैं, 100 के करीब मार्क्स हैं। अब जो पिछले साल की कट ऑफ थी 107 के करीब गई है, जो कट ऑफ गई है। उसके अलावा आपको, क्योंकि भाई जब भी पेपर में बैठोगे आप सोचोगे कि हाँ मेरे को क्रैक नहीं करना, जिस बच्चे ने इतनी तैयारी करी है कि कोई रैंक भी हासिल करूं, टॉप 10 बच्चे को सीधी की सीधी स्कॉलरशिप मिलती है। अब जो टॉप 10 वाले बच्चे हैं, अगर आपको टॉप 10 में भी आना है तो आपको 140 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो आप टॉप 10 में आ जाओगे, ऐसा कुछ है। अब देखो 140 अगर आपको मार्क्स लेने, 100 मार्क्स का तो सेक्शन सी जो है वही है हमारा। और पिछले साल 2019 का अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो जो ये वाली यूनिट थी हमारी, जो बायोकेमिस्ट्री, इसको अगर हम जनरली बोल रहे हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन जो बायोलॉजी वाली है, इस यूनिट से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए वो 71 या 72 से स्टार्ट हुए हैं, अप टू 76 या 78 ऐसा पैटर्न फॉलो है। फिर 79 से यहाँ तक, फिर 84 से, इस तरीके से ऐसे जो है सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप पार्ट सी में जाते हो, आप अपनी चॉइस से जो आपने जो यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करी हैं या जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, वहां से आप 20 से 25 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्ट कर लो, पहले एक बारी रिवाइज करके। एक बारी क्वेश्चन पढ़ के आप 20 से 25 क्वेश्चंस के करीब सेलेक्ट करो, पहले रैंडमली जल्दी जल्दी से देखो कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे इंटरेस्ट के हैं, इन पे मैंने मेहनत कर रखी है और इनको मैं आसानी से करूंगा, उन पे आप टिक करते जाओ और उनको सेलेक्ट कर लो। अब जब आपने सेलेक्ट कर लिए तो करीब के करीब 40 से 50 मिनट्स जो आपकी स्टार्टिंग की है, 40 से 50 मिनट्स में आप कोशिश करो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। अब आपने यहाँ से जो 40 से 50 मिनट्स के करीब जो है, अब देखो क्वेश्चन आप कितने करो, अब मैं ये कहूंगी इस सेक्शन में से आप 18 कर लेना, इसमें से 22 कर लेना, आपको जितने आते हैं क्वेश्चन 25 है, आप कोशिश करो कि 20 के करीब तो आप क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर ही लो। अगर आपको 20 से ज्यादा में श्योरिटी है तो आप वो अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और वो ठीक है, दैट मीन्स यू हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ दिस सेक्शन। अब जब आपके 40 से 50 मिनट्स हो गए हैं, इस सेक्शन को आपने डिवोट कर लिए हैं, आप इस सेक्शन में से क्या करो कि ये जब सेक्शन 40-50 मिनट्स हो गए हैं और सपोज करो आपने इसमें से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं या आपने इसमें से 18 क्वेश्चंस के करीब जो है वो अटेम्प्ट कर लिए हैं, आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब क्या है कि अब आप दूसरे सेक्शन को संभालो, ये नहीं कि पहले 3 क्वेश्चन सी के कर लिए, चलो फिर बीच में देख लेता हूँ बी में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, चलो ए के ही देख लेता हूँ। उससे टाइम तो खराब होगा ही होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी लूज करोगे आप, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, इसके देखते हो नहीं समझ में आ रहे हैं, बी के देखे नहीं समझ में आ रहे हैं, ए के देखे नहीं समझ में आ रहे हैं, चलो भैया इस साल तो होगा नहीं क्वालिफाई, अगले साल हम देखेंगे इसको, ऐसे नहीं होगा। आप एक बारी जब आपने तैयारी कर रखी है, कभी भी आपने जब भी तैयारी कर रखी, पेपर में बैठोगे हर बारी ऐसा ही लगेगा कि पेपर बड़ा मुश्किल है, अब की बारी नहीं हो पाएगा जो भी, लेकिन आपको उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा करना है कि हाँ अब की बारी जो मैंने मेहनत करी है, आराम से अगर मैं स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूं तो मेरे नंबर आएंगे और मैं क्वालिफाई करूंगा। आप जब सेक्शन सी को बड़ी आसानी से अगर आपने देख लिया, 20 या 18 क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि ये तो 100% श्योर है, कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसके बाद आप पार्ट सी के लिए जाओ, सॉरी पार्ट बी के लिए जाओ। अब पार्ट बी में जो हमारे पास जो है, हमें क्वेश्चन करने होते हैं 35 और हमारे पास चॉइस होती है 50 की, तो 50 में से आपने 35 करने हैं, लेकिन अगर आप 50 में से 20 से 22 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन भी जो है पूरे अटेम्प्ट करते, अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, यानी कि बिल्कुल गलत नहीं है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स 40, 22 नहीं भी, तो आप 40 या फिर 38 जो मार्क्स हैं अगर आप इस सेक्शन से ले रहे हो तो वो भी क्या है, बहुत अच्छी बात है। 35 नहीं भी आते हैं और नहीं भी कर रहे हो आप कुछ नहीं, तो आप ये जो है 40 से 38 मार्क्स जो है इस यूनिट से या इस सेक्शन से, अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो तो जो भी कमी पेशी आपकी इस सेक्शन में रह जाती है उसको कवर करेगा। क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग भी है, जब आप क्वेश्चन करके आए हो तब आपको लग रहा है बहुत ठीक है, हाँ भी घर आके देखा है तो इसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको इसमें जो चॉइस है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं जुडिशियसली आपको इसको क्वेश्चंस को चूज करना है कि हाँ ये क्या है। आप इसमें भी 40 से 50 मिनट्स इस सेक्शन को दे सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल है,
फैक्चुअल मतलब ज्यादातर तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपने क्वेश्चन रीड किया और उसका आंसर तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये आंसर है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। आपको बहुत ज्यादा रिसर्च या दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फैक्चुअल और मेमोरी बेस्ड पर होंगे अगर आपको अच्छे से आता है तो। अब जब आपने इसमें 40 से 50 मिनट्स लगा दिए हैं, आपने इन दोनों सेक्शंस को जब कवर कर लिया है, तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई अब की बारी तो क्वालिफाई हो गया है, अब की बारी तो मैट अच्छे से क्वालिफाई करूंगा। और यही कॉन्फिडेंस जो है आपको पार्ट ए के लिए चाहिएगा, क्योंकि पार्ट ए के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ऐसी तैयारी वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड। एप्टीट्यूड बेस्ड है, आपकी रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। अब जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे हैं, अगर आप प्रीवियस 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखोगे तो आप उसी पैटर्न को अगर रिवाइज करते हो, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को या उसी पैटर्न को आप अच्छे से समझकर वो देखते हो, तो आप इस वाले सेक्शन में से 8 से 10 क्वेश्चन निकाल पाओगे। 8 से 10 क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर कोई कर ही लेता है, क्योंकि आप एमएससी लेवल के बच्चे वहां जा रहे हो, कोई भोंदू तो हो नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, एप्टीट्यूड में तो 0 है, या ये सेक्शन तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। इस सेक्शन के लिए आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो अगर आपने कर दिए तो ये आपके इन 140 प्लस के लिए आपके लिए एक एडवांटेज है। इस सेक्शन को आप ये ना करो कि तो मैंने तैयारी नहीं कर रखी है और पहले पेपर खोलते ही पार्ट ए में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट ए के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे कई बार जो है आप दिमाग में घूमेंगे, परेशान रहोगे कि पार्ट ए तो बिल्कुल नहीं आता, आता नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको पार्ट ए में लास्ट में जाओ, आप इसमें 25 मिनट से करीब डिवोट कर दो। 25 भी है, ज्यादा है अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन। अगर आपने तैयारी करी है तो आप 25 के करीब दो। अगर आपने तैयारी नहीं करी है कि भैया नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, इसमें से तैयारी नहीं है, तो आप 20 या 15 मिनट से करीब इसके सेक्शन पर लगाओ, ज्यादा टाइम मत लगाओ। वहां बैठ के आपको आइंस्टाइन नहीं बनना है कि नहीं इसको तो सॉल्व करके ही जाऊंगा, ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड का ये कैसे नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्वालिफाई करना है, आपको इस सेक्शन में मेरिट नहीं लेनी है खाली। तो आप इसमें से 20 to 15 मिनट्स भी अगर आप इस सेक्शन में अच्छे से लगा रहे हो और थोड़ी बहुत आपने प्रीवियस 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लिया है, उसी पैटर्न को किसी एक एप्टीट्यूड या रीजनिंग वाली बुक से आपने उसी पैटर्न के क्वेश्चंस काफी सॉल्व कर लिया, 8 से 10 क्वेश्चन आराम से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब ये है कि हमारे 16 से 20 मार्क्स जो है ये हमने यहाँ से ले सकते हैं। अब सबके थोड़ी ना आएंगे कि मेरे 16 या 20 ही आ जाएंगे। और इस वाले सेक्शन में हमने कहा कि हम इसमें 38 से 40 मार्क्स लेंगे, ठीक है, ये भी आपके आ गए। और इस वाले सेक्शन में हम कह रहे हैं कि आपके 80 से 84 मार्क्स आने चाहिए। सबके इतने मार्क्स आने लगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ऐसे हो सकता है अगर आप एक अच्छी गाइडेंस, अच्छी स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट और पेशेंटली अगर आप पेपर को करते हो, ये सारा कुछ हो सकता है। और होता है तभी तो बच्चों के 140 और 150 मार्क्स आते हैं। वो कैसे आते हैं, तो आपको क्या करना है इसके लिए, अब जितना हमने यहाँ टाइम दिया है, ये जो टाइम दिया है, ये जो टाइम दिया है और ये जो टाइम दिया है, इसको लगाने के बाद आपका जितना भी टाइम बचता है उसको कोशिश करो पार्ट सी में मैक्सिमम देने के लिए और कुछ पार्ट बी के लिए। तो आप पार्ट सी में दोबारा जाओ। अब आपने पार्ट सी में जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे थे, ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे थे, आप जब क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो, क्वेश्चन सेलेक्ट करते वक्त आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को जब भी आप रीड करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, आपने क्वेश्चन को रीड करा, क्वेश्चन रीड करते वक्त यू हैव टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप क्या करो, इंपॉर्टेंट जो आपके अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो। अगर आपने पूरा जो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी होते हैं, 5 लाइन में 6 लाइन में क्वेश्चन होता है। अगर आप वो 5-6 लाइन एक ही क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको बार बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अरे पता नहीं इसमें पूछा क्या गया था। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ते ही उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दो। अंडरलाइन वाले जो पॉइंट्स हैं उनको फिर दोबारा से आप एक बार क्विकली देखो कि क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, देन गो टू दी ऑप्शंस। उसके बाद ऑप्शंस पर चले जाओ, यही ऑप्शंस दे रखी हैं। अगर उन पॉइंट से ऑप्शंस मैच खाती हैं तो आप उनको क्या करो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है, उसको फिर सॉल्व कर लो पूरा। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। आपने वहां पर ये नहीं करके जाना नहीं जी मेरे को तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 100% ये यूनिट तो तैयार करी थी, इसमें तो 2 महीने लगाए थे और इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होगा। अगर ऐसे वहां जिद करते रहोगे उस क्वेश्चन के साथ, वो क्वेश्चन आपका ना तो सॉल्व होगा, टाइम खराब होगा वो अलग, और आप उसको जबरदस्ती कोई ना कोई आंसर देके आओगे तो हो सकता है कि वो रॉन्ग भी हो।
तो आपको वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 75 मार्क्स हैं, 75 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ 25 ही करने हैं। और अगर आप देखो तो कोई भी, अगर आप नीचे 8 से 9 यूनिट भी बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लेते हो तो 25 के 25 भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 8 से 9 यूनिट अच्छे से हैं, और 10 यूनिट में तो कर ही लोगे, 10 या 11 यूनिट तो जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। आपकी रिवीजन बहुत मैटर करती है। आपको 5 से 6 साल का जो पैटर्न है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 6 महीने जो है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप एक अच्छा जो गाइडेंस ले रहे हो उसके साथ साथ 6 महीने में आप आराम से क्लियर कर लोगे। और अगर आप बीएससी फाइनल ईयर के, सेकंड ईयर के या एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली 1 ईयर प्लस टाइम, आपके पास 1 साल से ज्यादा है। अब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लो, उनका पैटर्न देखो, खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। आप जो ये स्ट्रेटेजी है अगर आप इस तरीके से भी बनाते हो, करते हो तो वेल एंड गुड, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। आप हेल्प ले सकते हो कि इनके यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके कैसे पैटर्न है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। और आने वाले लेक्चर्स में, अभी आने वाली जो हम कुछ वीडियोस और बनाऊंगी मैं, उन वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि हर यूनिट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे हम डेली 1 या 2 क्वेश्चन, और वो भी ज्यादातर पार्ट सी में से, पार्ट बी के भी क्वेश्चंस होंगे, पार्ट सी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं पेपर में क्वेश्चन करते वक्त। तो डेली 1 या 2 क्वेश्चंस मैं जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि मैडम जो क्वेश्चंस करते हैं, हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से करें। तो मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेली करके दिखाऊंगी। इसके बावजूद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप एक बार बुनियाद क्लासेस के साइट पर विजिट करो। वहां पर कोई भी क्वेरी आप रिसेप्शन पर बात करो, आप कमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हो। तो आप जो है अपनी तैयारी करो। वी आर विद यू। थैंक यू।